हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर पेपर। इसका एग्जामिनेशन 2002 में हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको हमने पहले भी बताया है कि जब भी हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो दो तीन चीज को करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि उस सिलेबस से संबंधित सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना। उसके बाद में जो टेस्ट वगैरह हैं उनको अच्छे से सॉल्व करके जाना। और तीसरी चीज है कि जो उसके पहले पेपर हो चुके हैं, यानी कि जैसे अभी इसके पहले हमने 2000 में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराया। आज हम यहाँ पे जो 2000 वाला पेपर हुआ था उसको मैंने 4 पार्ट में डिस्कस किया और वो सभी अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर। और आज यहाँ पर हम 2002 में जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें मात्र 85 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका जो 2003 में पेपर हुआ था उसमें भी 85 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, जो पेपर का पैटर्न था वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ। यानी 2000 में जो क्वेश्चन हुआ था वो उसमें 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, आपने देखा होगा 25 25 25 25 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे 100। और फिर बाद में देखिए क्वेश्चन की संख्या घट गई 2002 में 85 क्वेश्चन, फिर 2003 में भी। और फिर उसके बाद में 2004 या 5 में जो पेपर हुए उसमें वहां से फिर क्या हुआ कि फिर पैटर्न चेंज हुआ। तो फिर वो जो है 125 क्वेश्चन आपके आने लगे। ठीक है, 125। तो इस प्रकार से जब भी हम पेपर देने जाएं तो जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनको भी रिवाइज करके जाने से क्या होता है कि बहुत पेपर में हमें उसका लाभ मिलता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन नए बनते हैं। तो जब हम सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो जो नए प्रश्न आएंगे उनको भी कर पाएंगे। और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर पूरा अच्छे से देख के जाएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक आंसर हमें नहीं पता होता है और दो चार प्रश्न हमारे उसी में से ही क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं परीक्षा में। और फ्रेंड्स, सारा खेल वही दो चार प्रश्न का ही होता है, एक अच्छे जो अभ्यर्थी होते हैं। ठीक है, बाकी तो आप सभी लोग जानते ही हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब जो 3-4 पॉइंट मैंने बताए इनको सभी लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि अब थोड़ा सा ये मतलब जो इसके पार्ट हैं उनको कम रख करके इसको जल्दी जल्दी जो है ये चैनल पर अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि समय भी परीक्षा की जो न्यूज है उसको देखते हुए लग रहा है कि एग्जामिनेशन आपका जल्दी होने की उम्मीद बन रही है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से जो पेपर है प्रीवियस ईयर वाला नेट की तरह इसको चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिए, इसका लाभ लीजिए। तो आइए हमारे साथ, और आज हम बात करेंगे पीजीटी सोशियोलॉजी 2002 के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। तो जो हिंदू मैरिज है, ठीक है, उसकी क्या आवश्यक शर्त है? तो उपनयन, ऑप्शन बी में पूछा गया है खितवा, तो ये, और सी में है सप्तपदी, और डी में है कुल्लक। ठीक है, तो ये सब जो खितवा है, कुल्लुक है, ये क्या है? कुल्लुक वाला वर्ड आपका जनजातीय से हो गया। खितवा वाला जो शब्द है ये आपका मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। और उपनयन ये आपके जो 16 संस्कार हैं, ठीक है, वहां से लिया गया है आपका उपनयन संस्कार। सप्तपदी इसमें जो होता है ऑप्शन सी हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हमारा है ये क्या हो जाएगा? यही हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है, तो जो संस्कृत परिवर्तन से तात्पर्य है वो क्या है? जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोगों को पता है इसमें ऑल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न मार्ग के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में किस प्रकार के मतलब विवाह प्रथा को अपनाया था? तो वेस्टर्न मार्ग के अनुसार, ठीक है, तो वेस्टर्न मार्ग ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, और जिन लोगों को उनका नाम बुक का याद हो वो हमें कमेंट बॉक्स में अपडेट करेंगे। ठीक है, देखिए बहुपत्नीवाद,
बहुविवाहवाद, एक पत्नीवाद, स्वच्छंद संभोगवाद। ठीक है, तो इसमें इन्होंने किस प्रकार के वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने क्या आरंभ किया था। तो वेस्टरमार्क की जो पुस्तक है फ्रेंड्स, इसको जो मैंने बोला ये आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क भी है। ठीक है, कि जो लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में तुरंत रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कई चीजें उसी से ही बन जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी वेस्टरमार्क की पुस्तक का ही नाम पूछ लिए या उनकी कोई परिभाषा पूछ लिए, यहाँ पे उन्होंने मनुष्य में किस प्रकार की विवाह प्रथा को अपनाया था ये है। ठीक है, तो ये बताना है हमें क्वेश्चन 3। तो उन्होंने जो है बताया था फ्रेंड्स, वो बताया था एक पत्नीवाद। ठीक है, तो एक पत्नी के विवाह के लिए जो है उन्होंने जो है बात रखी हुई थी। ठीक है, तो वेस्टरमार्क के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टोडा की श्रेणी है। तो क्या है टोडा? टोडा एक जनजाति है और अनौपचारिक समाज, पारंपरिक समाज, आदिम समाज या स्वच्छंद समाज। ठीक है, तो टोडा क्या है ये बताना है। तो टोडा फ्रेंड्स क्या है? एक आदिम समाज है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या माध्यम था? सकारात्मक दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाज, मनुष्य बनाम राज्य, समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो क्या था इनका? इनका था जो है अर्थशास्त्र एवं समाज। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एवं समाज था इनका। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है तो किसके द्वारा? पेशा द्वारा, जन्म द्वारा, भू संपत्ति के द्वारा या आचार विचार की उसकी कोटि। तो फ्रेंड्स जो आजकल का हमारा जो सामाजिक मान का जो आकलन है वो उसके पेशे से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर का संबंध किससे है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रकृतिवाद से, अनुप्राणवाद से, निजात केंद्रीयतावाद से, जो है अध्यात्मवाद से। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो मैक्स मूलर का संबंध था वो आपका था प्रकृतिवाद से। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है। तो क्या करती है ये? जैसे कतिपय परिवर्तियों के बीच सह संबंध स्थापित करने में, या सामाजिक समस्याओं के निदान प्रस्तुत करने में, और समाज उपयोगी नीतियों के निर्माण में, और कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। ठीक है, तो सामाजिक जो शोध की समस्या प्रणाली सहायता प्रदान करती है, तो ये क्या करती है फ्रेंड्स? ये करती है सामाजिक समस्याओं के निदान को प्रस्तुत करने में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया? ठीक है, तो किसने जो है समाज की अपेक्षा जो है किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसका है? जेम्स जॉयस महोदय का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामाजिक परिवर्तन सामान्यता हुआ करते हैं। तो जो सामाजिक जो सोशल चेंज है वो किस प्रकार का हुआ करता है? निरर्थक, हिंसात्मक, एकदम अचानक से। तो ये फ्रेंड्स जो सामाजिक परिवर्तन होता है ये सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये चलती रहती है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। तो क्या होता है? ऊंची आमदनी, उच्च कोटि का ज्ञान, वीरता मूलक कार्य या ऊंची जाति में जन्म। तो फ्रेंड्स आरोपित प्रतिष्ठा से जो तात्पर्य है ये ऊंची जाति में जन्म से लिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो कौन सा जिम्मेदार है? वो है विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर जोर दिया जाना, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना, अंतर जातीय विवाह पर विधवा पुनर्विवाह को जो सामाजिक अनुमोदन है उनका दिया जाना। तो फ्रेंड्स जो हिंदू विवाह में जो टूटने के लिए जो कारण जिम्मेदार है वो है अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर जोर दिया जाना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 को देखेंगे कि नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स गैने, गैटल, केजुंग या मैडल। तो नगरीकरण के जो संयोजनात्मक जो सिद्धांत दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, हायर वगैरह में भी पूछा गया है, नेट में भी आया हुआ है। नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत से संबंध है, तो ये फ्रेंड्स से गैने से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखेंगे, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की जो उम्र है उसको 15 वर्ष से किया गया था। ठीक है, तो 15 नहीं, ये आपका जो है 18 होगा। ठीक है,
यहाँ पे तो खैर क्वेश्चन पूछा गया था 15, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ये 1956 में होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है 15 है और वैसे फिर 18 किया गया था लड़कियों के लिए और 21 वर्ष जो है वो लड़कों के लिए। ठीक है, तो अभी यही चल रहा है, आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लड़कों के लिए कितनी आयु है, तो 21 ईयर्स है और लड़कियों के लिए वो आपका 18 ईयर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने अवधारणा भी दी थी आपकी संस्कृतिकरण की। ठीक है, और उन्होंने बताया भी था ना प्रभु जातियां जो होती हैं, तो ये जो है क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा पूछ लेता है कि किसने दिया है, तो आप सभी लोग याद करके रखिएगा। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ये सब जो अवधारणाएं हैं ये एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। परेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है। तो ये वाला क्वेश्चन हायर एजुकेशन में भी पूछा गया था। तो इसमें जो है आपका जो राइट होगा वो होगा राजनैतिक लोकतंत्र की जो बात की जाती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसके अकॉर्डिंग जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल के रूप में होता है। तो इसका आंसर कहता है जो है जीवों से। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह, ये क्या कहलाता है। पिता की बहन की पुत्री के साथ जो विवाह है वो क्या कहलाता है। तो सोरोरेट हमने बताया था आपको, शाली विवाह है। और पैटर्नल जो क्रॉस कजिन मैरिज है इसको कहा जाता है। पिता की बहन की पुत्री के साथ आपका जो मैरिज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। सामाजिक क्रम परंपरा में व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, या सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिजिक जो गति होती है। उपयुक्त सभी तो सामाजिक गतिशीलता में जो आएंगे वो इसमें सभी ऑप्शन आ रहे हैं, तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। प्राकृतिक चयन की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है कि किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन एवं सभ्यपन से होकर के गुजरता है। तो कॉम्ट, मार्शल, अर्थर कीथ या मार्गन। तो फ्रेंड्स ये जो वाला क्वेश्चन है जंगलीपन, बर्बर एवं सभ्यपन, ठीक है, तो ये जो 3 के बारे में जो चर्चा करते हैं ये आपके मार्गन करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है टानीज के अनुसार जो पड़ोस है ये क्या है। तो टानीज के अनुसार हमने बताया था ये क्वेश्चन 2000 वाला जब हमने आपको अपडेट करवाया था, सॉल्व किया था अभी, तो मैंने बताया था टानीज ने जैसल साफ्ट और जेमन साफ्ट की अवधारणा दी थी। तो जेमन साफ्ट जो होता है ये आपका क्या होता है, समुदाय होता है, और जो जैसल साफ्ट होता है ये आपका समिति होता है। तो यहाँ पे पड़ोस पूछा गया है, पास पड़ोस, तो ये पास पड़ोस किस में आ जाएगा, आपका समुदाय में आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति है एक, संस्कृत क्या है, अंतनिष्ठ आचरण है, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी जब ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ना कि हम क्या करते हैं, उच्च वर्ग, उच्च जाति या जो भी चीजें होती हैं उनकी जो चीजें हैं उनको अपनाते हैं, तो अर्जित आचरण हुआ ना उनका, तो हम क्या करेंगे इसको, ये प्रदत्त तो है नहीं, ये इसको हम अर्जित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है, ईरान इराक युद्ध है, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बगान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो क्या हो जाएगा प्रतियोगिता, आपका जो ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है। तो गोत्र, सपिंड, प्रजाति या प्रतिष्ठा। तो इसमें जो फ्रेंड्स संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह, तो ये गोत्र के अंदर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्वेश्चन को देखेंगे, ये एक कूट वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि परिभाषा दी गई है और उसके राइटर दिए गए, समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त व स्वीकृत तरीके, रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, दैनिक जीवन में व्यवहार के जो ढांचे होते हैं, वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, यानी समाज में व्यवहार करने की जो मान्यता प्राप्त और स्वीकृत तरीके हैं ये कौन कहता है, तो ये आपका मैकाइवर एवं पेज से रिलेटेड हो जाएगा। और
ये हो जाएगा। और रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति की बात कौन करता है, तो ये आपका आगमन, बी का 1 हो जाएगा। और सी दैनिक जीवन में ढांचे, दैनिक जीवन में व्यवहार के ढांचे, तो ये आपका जो सी का है ये आपका थर्ड, गिलिन व गिलिन। और वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की सामान्य साधारण जो बातें होती हैं, तो र्यूटर एवं हार्ट महोदय ने कहा है। तो ये सारी परिभाषाएं भी इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग इनको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मातृ सत्तात्मक जो परिवार प्रथा है वो मानी जाती है, तो किसमें पाई जाती है मातृ सत्तात्मक जो परिवार है, मुसलमानों में, मुसलमानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, भीलों द्वारा या केरल के नायरों द्वारा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है तो कैसा होता है, नियोलोकल निवासगत ढांचा, बायोलोकल निवासगत ढांचा, पैट्रियोलोकल या मैट्रियोलोकल। तो ये कैसा होता है, ये होता है किसी औद्योगिक समाज का जो ढांचा होता है ये आपका नियो लोकल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार डेफिनेशन पूछी गई है, मैंने नोवस्की की है। देखिए इसको हम मैच करेंगे, कौन सा जोड़ा सही है, तो ड्यूमा सामाजिक केशकत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो दिया हुआ था। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो आइए इसको मैच करते हैं, ड्यूमा ने कौन सा दिया, तो ए का आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ए का 1 देखिए ऑप्शन 1 में ही आ रहा है। बी का 3rd हो जाएगा, यानी थॉमस डबलडे, पथ्य आहार का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, थॉमस डबलडे। और सैडलर इन्होंने क्या दिया, सैडलर ने दिया घनत्व का सिद्धांत, और गिनी इन्होंने क्या दिया, चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी, तो पशु बलि, शत्रु का रक्त पीना, मानव बलि, नरभक्षिता। तो इसमें जो शत्रु का रक्त पीना ये क्या हो जाएगी, जो है बर्बर प्रथा थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो रिवाज, लोक रीति, विवाह या कानून। तो जिन मानदंडों को तोड़ने पर विधिवत दंड मिलता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं कानून। पति शब्द से तात्पर्य है, तो पति शब्द से क्या तात्पर्य है, प्रतिष्ठा, भूमिका निर्माण, भूमिका या भूमिका निष्पादन। तो फ्रेंड्स जो पति शब्द से तात्पर्य है वो है प्रतिष्ठा से। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है, तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत क्या शामिल है, समाज में जो पद जो है वो दलित वर्ग, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में जो शामिल जातियां हैं, या राष्ट्रपति जन्म से क्या है जो अस्पृश्य जो हिंदू जातियां हैं, या आर्थिक रूप से समाज के जो कमजोर वर्ग हैं। तो फ्रेंड्स अनुसूचित जाति के अंतर्गत वे लोग शामिल हैं जो राष्ट्रपति के आदेश के तहत क्या है भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही जोड़े के अकॉर्डिंग मैच करना है। ये कुछ परिवार की जो परिवार के बारे में बताया गया है, उन्होंने अवधारणा दी है और उसके राइटर हैं। तो पुनर्वन परिवार, पूर्वाभिमुखी परिवार, अतिलघु परिवार और दाम्पतिक एवं समरक्त परिवार। ठीक है, तो इसको मैच करना है, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1। आइए इसको हम लोग मैच करते हैं। पुनर्वन परिवार की बात कौन करता है, तो मार्गन करते हैं। और पूर्वाभिमुखी परिवार की बात कौन करता है, तो ये आपका करते हैं वार्नर महोदय। और अतिलघु परिवार की अवधारणा किसने दी थी, जिमरमैन ने। और दाम्पत्य एवं समरक्त परिवार की अवधारणा राल्फ लिंटन द्वारा दी गई है। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक में। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, झोपड़पट्टी की क्या पहचान है, तो रहन सहन की अमानवीय स्थितियां, वहां के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना, नैतिक मूल्यों में कमी होना या खराब आर्थिक दशा। तो फ्रेंड्स झोपड़पट्टी की जो प्राथमिक पहचान होती है वो है उनकी रहन सहन की अमानवीय स्थिति का होना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उदग्र गतिशीलता में शामिल है, घट रही प्रतिष्ठा, बढ़ रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही, तो दोनों हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 को देखेंगे, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रा स्फूर्ति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है। तो व्यक्तिपरक बेरोजगारी होती है, अकस्मात बेरोजगारी जो हो जाती है, चक्रीय बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। तो फ्रेंड्स व्यापार में अगर गिरावट या आर्थिक तंगी या मुद्रा स्फूर्ति अचानक से जो होता है तो उसको हम कहते हैं
चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, क्या करता था, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य या सभी। तो इसमें सभी चीजें आ जाएंगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है, हाइपोगैमी, पॉलीगैमी, सपिंड एंडोगैमी या गोत्र एंडोगैमी। तो इसमें जो है हाइपोगैमी जो है ये क्या होता है, कानून के अंतर्गत आता है। दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारणों द्वारा, शारीरिक कारणों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, सामाजिक कारणों द्वारा। तो फ्रेंड्स दुर्खीम के अकॉर्डिंग जो आत्महत्या की जो व्याख्या होती है ये सामाजिक कारणों द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र की क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम को सही क्रम में सजाइए। तो जो क्रियात्मक शाखा है इसको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जो है ऑप्शन सी, यानी कि अगर स्कॉम्ट, फिर मेलिनोवस, फिर स्पेंसर और फिर आपका मेलिनोवस्की और फिर जो है रेडक्लिफ ब्राउन। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में राइट है। क्वेश्चन 44 को देखेंगे कि अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया था। तो अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया था। तो दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडलबॉम या सीजर लॉम्ब्रोसो। तो अपराध जो है अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह किसने दिया, तो ये दिया था आपका इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है कि संपत्ति चोरी है, इस तरह की जो तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है। तो प्रूधो, मैकियावेली, मैगलिनन या जेक्स महोदय। तो संपत्ति चोरी है ये किसने कहा, तो ये कहा था प्रूधो महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम जो है इस पार्ट को पहले वाले 45 क्वेश्चन पे इसको रोकेंगे और 46 से लेके जो 85 क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 2 में कल डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग 1 से लेके 45 तक के क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।